A very good morning to all the participants of this webinar on behalf of DTRTI Lucknow. And today we are starting with the revision of section 50C, and then we go on to the remaining sections which are falling under the head income from capital gains, income under the head capital gains. तो सेक्शन 50C में बताया गया है कि ये एक स्पेशल प्रावधान है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निकालने के लिए कुछ केसेस में। जिस प्रकार से सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चंद केसेस में निकालने के लिए प्रावधान था, उसी प्रकार से सेक्शन 50C चंद केसेस में ये निकाल रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। तो इसमें 50C1 में कहा गया था कि जब भी कोई अगर एसएससी एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करता है और वो कैपिटल एसेट अगर लैंड या बिल्डिंग है या दोनों में से है कुछ भी, और अगर जो कंसिडरेशन वो रिसीव कर रहा है या अक्रू कर रहा है उसको वो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से कम है, जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए वैल्यू अडॉप्ट की जा रही है या असेस की गई है या असेसेबल है स्टैम्प ड्यूटी के लिए। और असेसेबल जहाँ तक शब्द का सवाल है उसको क्लैरिफाई किया गया है कि असेसेबल का मतलब ये नहीं है कि आप उसका कंप्यूटेशन करेंगे। असेसेबल का मतलब ये है कि वो प्राइस जिसके लिए कि वो जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी है उसने उस स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो प्राइस अडॉप्ट किया होता अगर ये मैटर उस स्टैम्प अथॉरिटी के पास जाता स्टैम्प ड्यूटी के पर्पस से। यानी कि जो कैलकुलेशन स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी करती है उसी कैलकुलेशन को करना है, अपने आप से कैलकुलेशन नहीं करना है। तो जब भी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड या अक्रूइंग है वो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से अगर ज़्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से अगर कम है, तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाती है सेक्शन 48 के पर्पस से। और उसके बाद जो प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो, वो ये कहता है कि जहाँ पर एग्रीमेंट की जो डेट है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फिक्स हुआ था और जिस एग्रीमेंट के तहत जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी ट्रांसफ़र के लिए कैपिटल एसेट की, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट थी वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से अलग है। यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग एक डेट है और रजिस्ट्रेशन की डेट एक अलग डेट है। तो यदि जहाँ पर एग्रीमेंट की डेट और रजिस्ट्रेशन की डेट एक नहीं है, वहाँ पे जो वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा डेट ऑफ एग्रीमेंट पे, वो ली जा सकती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए। तो एक तरह से जहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, तो वहाँ पर अगर वैल्यू निकालनी है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वाली, वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली वैल्यू ली जा सकती है। और जहाँ पर वो एक ही डेट है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उसी डेट में निकाला जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो तभी अप्लाई करेगा जब जो कंसिडरेशन का अमाउंट है वो किसी रिकॉर्डेड चैनल से प्राप्त किया गया हो, यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, बैंक चेक है, ड्राफ्ट है, और ये जो राशि है ये डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले प्राप्त हो गई हो। अगर कंसिडरेशन की राशि डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले प्राप्त हो गई है तब तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ली जा सकती है, और वो भी राशि कैश में नहीं प्राप्त होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या जो रिकॉर्डेड चैनल्स हैं, चेक, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट,
जिसमें ये रिकॉर्डेड हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति उसका पेमेंट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे जहाँ पर जो पेमेंट है वो एग्रीमेंट की डेट से पहले कर दिया गया है, तब डेट ऑफ एग्रीमेंट ली जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं तो। और अगर पेमेंट पहले नहीं आया और रिकॉर्डेड चैनल से नहीं आया एग्रीमेंट की डेट से, तब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही ली जाएगी। उसके बाद जो तीसरा प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जहाँ पर भी जो वैल्यू अडॉप्ट की गई थी स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा, वो 105% से ज़्यादा नहीं है, जो भी वैल्यू कंसिडरेशन की है रिसीव्ड या अक्रूइंग, तो उस केस में जो भी कंसिडरेशन रिसीव्ड या अक्रूइंग है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। यानी यहाँ 5% का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ। और सबसेक्शन 2 ये कहता है 50C का कि सबसेक्शन 1 को प्रेजुडिस ना करते हुए, उसको प्रतिकूलता प्रदान ना करते हुए, जहां पर भी एसएससी अगर क्लेम करता है असेसिंग ऑफिसर के सामने कि जो वैल्यू अडॉप्ट असेस्ड या असेसिबल है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा सबसेक्शन 1 के तहत, अगर वो वैल्यू, और वो ये क्लेम कर रहा है वो वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है ट्रांसफ़र की डेट पर, अगर ऐसा दावा असेसी करता है असेसिंग ऑफिसर के सामने, और या वो ये दावा करता है कि जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा या असेस्ड या असेसिबल है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा, उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया, ये क्लेम करने की बात नहीं है, ये फैक्ट, अगर ये फैक्ट सही है कि जो भी वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा अडॉप्ट की गई है या असेसिबल है असेस्ड है, उस वैल्यू को अपील में डिस्प्यूट नहीं किया गया या रिवीजन में डिस्प्यूट नहीं किया गया, रेफरेंस में डिस्प्यूट नहीं किया गया किसी भी दूसरी अथॉरिटी के सामने या दूसरे कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने। और ये अथॉरिटी जो है कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, चाहे वो स्टैम्प वैल्यूएशन वाली अथॉरिटी भी हो सकती है और चाहे वो इनकम टैक्स की अथॉरिटी भी हो सकती है। अगर अपील में या रिवीजन में या रेफरेंस में किसी भी और अथॉरिटी के सामने, किसी भी और कोर्ट के सामने, किसी भी और हाई कोर्ट के सामने, या मतलब जो भी रेलिवेंट हाई कोर्ट है उसके सामने, ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट के सामने, अगर जो वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा अडॉप्टेड असेस्ड या असेसिबल है उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया, क्योंकि तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं कि उसका उस कैपिटल एसेट का वैल्यूएशन को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकते हैं, वो करना चाहे तो भेज सकते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर को। और वो क्यों भेजेंगे वैल्यूएशन ऑफिसर को? अगर उसका डिस्प्यूट है अपील में, रेफरेंस या रिवीजन में, तो वहां डिसाइड हो जाएगा, तो उस केस में फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट है दैट विल बी डिसाइडेड एट दैट लेवल where it is pending in appeal, reference or revision, or it will be decided on the basis of the direction given in the appeal, revision or the reference. So therefore अगर वो स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यूएशन का मामला अपील, रेफरेंस या रिवीजन में पेंडिंग है, तो ऐसे केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो कैपिटल एसेट को के वैल्यूएशन को रेफर कर सकता है। The assessing officer may refer the valuation of the capital asset to a valuation officer. वो valuation officer को रेफर कर सकता है, and where any such reference is made, और जहाँ पर कोई भी अगर ऐसा रेफरेंस किया जाता है, तो जो वेल्थ टैक्स के प्रोविजंस हैं जिसमें कि इस रेफरेंस को कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में जो प्रावधान है वेल्थ टैक्स एक्ट में, वो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई कर जाएंगे
उस रिलेशन, उस रेफरेंस के रिलेशन में जो कि वैल्यूएशन ऑफिसर को किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। जैसे कि वो अप्लाई कर रहे थे, कोई भी अगर असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस करते थे 16A(1) में वेल्थ टैक्स एक्ट के, वेल्थ टैक्स एक्ट में भी इसको रेफर करने का प्रावधान है। तो इसलिए वेल्थ टैक्स एक्ट के प्रावधानों को यहाँ इंपोर्ट किया गया एक तरह से प्रोसीजर के मामले में। और ये वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस केवल तब करना है जब मामला किसी हायर कोर्ट में या हायर अथॉरिटी के सामने डिस्प्यूटेड ना हो, और यदि एसएससी ये क्लेम कर रहा है कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा के सामने क्लेम कर रहा है कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा जो अडॉप्ट असेस्ड या असेसेबल वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस केस में उसको रेफ़र किया जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। और अगर नहीं रेफ़र किया जाता तो उसको फैक्चुअल बेसिस पे या मटेरियल पे डिसाइड करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि असेसेबल वर्ड को के बारे में कहा जा रहा है कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के सामने अगर मामला आता तो जितने वैल्यू पे इसको असेस करती वही वर्ड असेसेबल का मीनिंग लिया जाएगा। और सबसेक्शन 3 में ये कहा जा रहा है कि जहां पर जो वैल्यू असरटेन की गई है अंडर सबसेक्शन 2, जो भी वैल्यू सबसेक्शन 2 में असरटेन की जा रही है वो ज़्यादा है, exceeds the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority। हमने वैल्यू असरटेन की सबसेक्शन 2 के तहत, हमने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया और हमने पाया कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जिसको असेस करती। तो जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है स्टैम्प अथॉरिटी के द्वारा उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और हायर वैल्यू को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफिसर ने भले ही ज़्यादा वैल्यू पे उसको असेस कर दिया हो, लेकिन चूंकि हमने प्रावधानित कर रखा है कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, चाहे उसकी वैल्यू एसएससी ने उससे नीचे करके दिखा रखी हो और चाहे वैल्यूएशन ऑफिसर हमको ज़्यादा वैल्यू दे देता है उसकी, हम लेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे। हाँ, अगर एसएससी उससे ज़्यादा हाई वैल्यू पे दिखाना चाहता है, रिटर्न को रिवाइज करके या लेटर देता है, तब उसको डेफिनेटली लिया जा सकता है। तो 50C इसके साथ हमारा ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं और 50CA पर आते हैं। 50CA पर आते हैं और ये एक स्पेशल प्रावधान है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेने के लिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अदर देन द कोटेड शेयर। कोटेड शेयर के अलावा अगर अनकोटेड शेयर की बात हो रही है तो उसका अगर ट्रांसफ़र होता है तब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, इसके लिए ये 50CA एक स्पेशल प्रावधान है। और इसमें ये लिखा है कि where the consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset, जब भी assessee किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है और जो भी कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है या अक्रू हो रहा है उस ट्रांसफर के रिजल्ट में एसएससी के द्वारा कैपिटल एसेट को, और वो कैपिटल एसेट एक शेयर है, बीइंग द शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन अ कोटेड शेयर is less than the fair market value of such share determined in such manner as may be prescribed, the value so determined shall for the purposes of section 48 be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है या अक्रू हो रही है जो कंसिडरेशन, जब कोई शेयर किसी कंपनी का ट्रांसफ़र होता है, ऐसी कंपनी का शेयर जो कि शेयर अनकोटेड शेयर है, अनकोटेड शेयर का मतलब है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है
कि इस सेक्शन के पर्पज से कोटेड शेयर का मतलब है कि ऐसा शेयर जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड है, मीन्स द शेयर विच इज कोटेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विथ रेगुलरिटी, यानी नियमित रूप से जो कोटेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, where the quotation of such share is based on the current transaction made in the ordinary course of business, जहाँ जो शेयर का कोटेशन है वो किसी ट्रांजैक्शन पे आधारित है, यानी एक्चुअल जहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है खरीद बेच का, केवल बिना ट्रांजैक्शन का केवल कोटेड प्राइस नहीं है या ऑफर्ड प्राइस नहीं है, द प्राइस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन, और जहाँ पे ये प्राइस एक्चुअल ट्रांजैक्शन पर आधारित है वही प्राइस वही शेयर कोटेड शेयर माना जाएगा। और अगर केवल ये दिखाने के लिए कि कोई प्राइस कोट कर दिया जाए और ट्रांजैक्शन हो ना, तो फिर उसको कोटेड शेयर नहीं मानेंगे जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। और ट्रांजैक्शन भी ऐसा होना चाहिए जो करंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई पुराना ट्रांजैक्शन हो गया। और ये जो करंट ट्रांजैक्शन है ये ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, कोई अलग से कोई प्रक्रिया के तहत नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डिनरी बिजनेस का कोर्स है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, उस कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए शेयर का जो कोट किया गया वहाँ पे, और जब तक वो शेयर का ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक वो कोटेड शेयर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर वो अनकोटेड शेयर है, क्योंकि अनकोटेड शेयर पे यहाँ के प्रावधान लग रहे हैं कि अनकोटेड शेयर ऐसा शेयर है जिसकी वैल्यू डिटर्मिन करना मुश्किल है। जहाँ तक कोटेड शेयर है उसका तो वैल्यू डिटर्मिन करना आसान है, जो ज़्यादा कोट हो रहा है, आसानी से कोट हो रहा है, जिसके ट्रांजैक्शन करंट हैं, रोज रोज हो रहे हैं, रोज़मर्रा में हो रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो जो स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज रीजनेबली कैन बी सेड टू बी अ गुड प्राइस। बट जहाँ पर शेयर अनकोटेड है तो उसका ट्रांजैक्शन किसी पब्लिक चैनल पे नहीं हो रहा है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द एक्चुअल price for which it can be sold unless we adopt a specified prescribed method। तो एक प्रेस्क्राइब मेथड इसमें दिया गया है, तो जिस प्रेस्क्राइब मेथड से ये फेयर मार्केट वैल्यू और शेयर की डिटरमिन करनी होगी, और जब ये फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी होगी शेयर की, तो ये जो शेयर है कंपनी का जो कि कोटेड शेयर नहीं है और उसका कंसिडरेशन रिसीव्ड या अक्रूइंग जो है उस फेयर मार्केट वैल्यू से अगर कम आ रहा है, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड मेथड से प्रेस्क्राइब मैनर में डिटर्मिन होती है, वही फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर की ले ली जाएगी एज द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जो प्राप्त हुआ या अक्रू हुआ एज द रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। और provided that the provisions of this section shall not apply to any consideration which is received or accruing as a result of the transfer by such class of persons and subject to such conditions as may be prescribed। बशर्ते ये कि इस सेक्शन के जो प्रावधान है वो नहीं अप्लाई करेंगे, इस सेक्शन के प्रावधान नहीं अप्लाई करेंगे किसी ऐसी कंसिडरेशन को जो या तो रिसीव या अक्रू हो रहा है ऐसे ट्रांसफर के रिजल्ट में, जो कि ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स कर रहे हैं, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो कहने का मतलब ये कि इस सेक्शन के प्रावधानों से कुछ चंद कंसिडरेशंस को बाहर भी रखने का निर्णय किया गया है, और लेकिन वो ऐसे कंसिडरेशंस होंगे जो कि कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स कंसिडरेशन प्राप्त कर रहे हैं, और उनको उससे बाहर रखने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स बनाए जाएंगे। तो इस संबंध में जो रूल्स हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। पहला रूल है रूल 11UAA। तो 11UAA रूल क्या कहता है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के बारे में है। एक अनकोटेड शेयर के केस में जो शेयर कोटेड नहीं है उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 50CA के पर्पज से जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की किसी भी कंपनी के जो कोटेड शेयर नहीं है, वो तय की जाएगी इन द मैनर
which is provided in section rule 11 UA 1C. या रूल 1A B, in sub clause B or sub clause C, as the case may be, of clause C. मतलब 11 UA 1C के सब क्लॉज B और C में जो तरीका दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने का, वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा अनकोटेड शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए. एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पज से, द रेफरेंस टू वैल्यूएशन डेट, जो रेफरेंस वैल्यूएशन डेट का आ रहा है रूल 11U में और रूल UA में, तो जहाँ पर वो वर्णन आ रहा है कि वैल्यूएशन डेट लेनी है, तो इट शैल मीन द डेट ऑन विच द कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन अ कोटेड शेयर रेफर्ड टू इन सेक्शन 50CA इज ट्रांसफर्ड. तो उस केस में उसका मतलब उस डेट से होगा जिस डेट पर वो जो कैपिटल एसेट है जो कि किसी कंपनी में शेयर है वो ट्रांसफ़र होता है. यानी जो वैल्यूएशन डेट है वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र शेयर की वो ली जाएगी. तो यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो 11UA से उद्धृत होगा. तो हम लोग 11UA 1C में जाके इसको समझेंगे कि ये क्या तरीका है जिस तरीके से इसको निकालने की बात हो रही है. और उसके पहले हम चलते हैं 11UA 1 में, और इसके लिए हमको 11UA 1 में जाना होगा. एक सेकंड, हम लोग इनकम टैक्स रूल्स में इनकम टैक्स रूल्स में जाएंगे और सर्च करते हैं 11UA सर्च करते हैं. 11UA में डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि कौन से सेक्शन की बात हो रही है. यहाँ पे 11UA में जाते हैं, कौन से रूल की बात हो रही है. तो 11UA 1, 11UA का जो 1C है वहाँ जाना है हमको. 11UA का 1C, ये आप देख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. और वैसे ही 11UA रूल जो बनाया गया था सेक्शन 56 के पर्पज से बनाया गया था, उसी वैल्यू को, उसी मेथड को यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है. और इसमें कहा जा रहा है कि 11UA 1C में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स के लिए यहाँ पर इसका बी पार्ट है, क्योंकि बी एंड सी में जो अनकोटेड शेयर्स के फेयर मार्केट वैल्यू के कैलकुलेशन को दिया गया है, और इसके ए पार्ट में कोटेड शेयर्स के वैल्यूएशन के बारे में बात की गई है. तो अनकोटेड शेयर्स के वैल्यूएशन के बारे में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर शैल बी द वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट. वैल्यूएशन डेट में वैल्यू निकाली जाएगी ऑफ सच अनकोटेड इक्विटी शेयर एज डिटर्मिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर. जिस प्रकार से ये निम्नलिखित मैनर में डिटर्मिन की जा रही है, और वही ये वैल्यू है. So the fair market value of the unquoted equity share will be equal to, हमको A B C D ये जोड़ने हैं और उसमें से L को माइनस करना है.
और उसके बाद उसको पीवी अपॉन पीई के रेशो में बांट देना। तो देखते हैं कि ए बी सी डी क्या है। ए है जितने भी एसेट्स हैं, बुक वैल्यू है उनकी, बुक वैल्यू यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू दी गई है, द बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, जिसमें कि ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, यानी कि जितने भी और एसेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको छोड़ के बाकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बैलेंस शीट से लेनी है और उसके बाद उसमें से रिड्यूस करना है इनकम टैक्स पेड इफ एनी लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिफंड, जो भी नेट राशि आ रही है उसको माइनस करना है, यानी बेसिकली जो नेट इनकम टैक्स पेड है उसको माइनस करना है। और एनी अमाउंट शोन एज एसेट इंक्लूडिंग द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि एसेट के रूप में दिखाया जा रहा है जिसमें शामिल है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। अगर कोई ऐसा डेफर्ड एक्सपेंडिचर है जिसको अमोर्टाइज नहीं किया गया, अमोर्टाइज करना मतलब कई सालों में बांट देना, और लेकिन डेफर कर दिया गया है, तो ऐसे डेफर कर दिया गया मतलब आगे की तारीख में वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो ऐसे डेफर्ड एक्सपेंडिचर को जो कि किसी एसेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है उसकी उस डेफर्ड एक्सपेंडिचर को भी माइनस करना है जिसको एसेट के रूप में दिखा रखा है। हालांकि उसके एसेट के रूप में दिखा रखा है क्योंकि वो एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर में बाद में होगा, तो इसका मतलब कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर को कभी एसेट साइड में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वो एक रियल एसेट नहीं है, तो इसलिए उसको यहाँ पे माइनस करना जरूरी है, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं कि उस कंपनी के शेयर का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद जो हमने ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह की वैल्यू यहाँ नहीं ली थी, तो वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसको बी में लिया जा रहा है, और वो जो वैल्यू है जो ली जा रही है वो प्राइस है फॉर विच द ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क जो फेच करेगा अगर उसको ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है, इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट। और ये जो प्राइस लिया जाएगा वो वैल्यूएशन रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, उससे लिया जाएगा एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। जितना भी ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क है उसमें आज की तारीख में जितना प्राइस मिल सकता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट जो बताती है वो प्राइस उसमें लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क भी आ गए और बाकी एसेट्स भी आ गए, सिवाय शेयर, सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अब सवाल होता है कि शेयर और सिक्योरिटीज के क्या क्या करना है। तो हमें शेयर और सिक्योरिटीज को का जो वैल्यू है वो जो भी कोटेड शेयर्स हैं उसकी वैल्यू वैसे निकालनी है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल। तो वो इस रूल में जैसे जो भी मैनर प्रोवाइडेड है उस रूल में जैसे ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो उस तरह से निकालना होगा शेयर्स और सिक्योरिटीज की वैल्यू को। और उसके बाद डी में है जो वैल्यू अडॉप्ट की जा रही है या असेस की जा रही है, असेसेबल है बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है उसको लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो इस प्रकार से हर तरह के एसेट्स इसमें कवर हो गए, यानी ए बी सी डी जब हम जोड़ते हैं तो हमको टोटल एसेट वैल्यू मिल जाती है, बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये सारे एसेट्स की वैल्यूज को हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसमें से हम घटाएंगे द बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज विच आर शोन इन द बैलेंस शीट। लेकिन घटाते वक्त ये वाली राशियां जो लिखी हुई हैं वो नहीं घटानी है, जैसे कैपिटल हमको नहीं घटाना, और जो भी अमाउंट सेट अपार्ट किया गया फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देने के लिए जो मालिक को रिजर्व में डाला हुआ अमाउंट सेट अपार्ट किया गया है कि इससे डिविडेंड दिया जाएगा, या इक्विटी शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया जाना है, जहां पर ऐसे डिविडेंड्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं लेकिन वो अमाउंट सेट अपार्ट कर दिया गया है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, एक जनरल बॉडी मीटिंग करके एक मीट कंपनी की,
और उसमें डिविडेंड देने के लिए जो राशि है वो अलग कर दी गई है। तो ये जो राशि है इसको भी हम रिड्यूस नहीं करेंगे। और मतलब लाइबिलिटीज़ में शामिल नहीं करेंगे उसको, लाइबिलिटीज़ को चूँकि हमको माइनस करना है। और तीसरा, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी हैं उसको भी हम चाहे किसी भी नाम से वो बुलाए जाएं, इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव, भले ही वो फिगर नेगेटिव में भी हो, लेकिन अदर देन दोज विच आर सेट अपार्ट टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस डेप्रिसिएशन के लिए सेट अपार्ट किया गया है, हाँ वो जरूर माइनस हो जाएगा, वो लाइबिलिटीज़ में शामिल हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी रिजर्व और सरप्लस हैं वो लाइबिलिटीज़ में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसी राशि जो कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है अदर देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, जो इनकम टैक्स पेड है वो ठीक है, लेकिन कोई राशि है जो कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के रूप में है, लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्लेम्ड एज रिफंड, और उसमें से जो इनकम टैक्स रिफंड के रूप में क्लेम किया गया वो माइनस करते हुए, यानी नेट जो प्रोविजन है टैक्सेशन के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेस ओवर द टैक्स पेबल with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto। तो ये जो प्रोविजन है टैक्सेशन का उसको लायबिलिटी में शामिल नहीं करना है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम इसमें से माइनस करें, जब हम नेट निकाल रहे हैं तो उस वक्त इनकम टैक्स क्लेम्ड एज रिफंड जो है इफ़ एनी उसको माइनस कर रहे हैं। और ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है ये उस हद तक का हमको इसमें माइनस नहीं करना है, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेस ओवर द टैक्स पेबल। जो भी टैक्स पेबल आ रहा है उसके एक्सेस में अगर हमने कोई प्रोविज़न किया हुआ है, जो टैक्स पेबल है उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर टैक्स जो भी टैक्स पेबल आता है बुक प्रॉफिट्स के रेफरेंस में, कंपनी का जो बुक प्रॉफिट है उसके रेफरेंस में अगर जो टैक्स पेबल आ रहा है अगर उसका प्रोविज़न किया हुआ है तब तो वो लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर उसके एक्सेस में कोई प्रोविज़न कर रखा है टैक्सेशन का तो वो लायबिलिटी का पार्ट बना के इसमें उसको माइनस नहीं किया जाएगा। और उसके बाद 4 में कहा जा रहा है कि एनी अमाउंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज। और जो लायबिलिटी है नहीं लेकिन प्रोविजन किया गया है लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, जो अनअसरटेन्ड लायबिलिटीज हैं अदर देन द असरटेन, जो असरटेन लायबिलिटीज हैं, क्लियर कट लायबिलिटीज हैं, उसके लिए प्रोविजन तो ठीक है, वो तो एक लायबिलिटी है ही है। लेकिन अगर कोई अनअसरटेन लायबिलिटी है और उसके लिए कोई प्रोविजन किया हुआ है तो कोई भी राशि जो कि ऐसे प्रोविजन को रिप्रेजेंट करती है वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो मतलब लायबिलिटीज में शामिल नहीं होगी। और एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटी होती हैं जो किसी घटना के ऊपर कंटिंजेंट होती हैं, जब कोई ऐसी घटना घटेगी तब वो लायबिलिटी अराइज होगी। अदर देन एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स, सिवाय डिविडेंड के जो एरियर्स हैं, पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो अगर कोई डिविडेंड पेबल है और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्पेक्ट में वो एरियर पेबल है तो वो तो लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट भी लायबिलिटीज में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जब एसेट्स को जोड़ के और लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, उसके बाद उसका एक रेशो हमको लेना है पीवी अपॉन पीई, जिसमें पीवी जो है दैट इज पेड वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, पेड अप वैल्यू मतलब जिसका पेमेंट हो चुका है और जितना भी पेमेंट हो चुका है। और पीई जो है दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में दिखा रखा है। मतलब पूरा का पूरा जो शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है उसकी जो पेड अप वैल्यू है उसमें से उन इक्विटी शेयर के कितना पेड अप वैल्यू है जो बिक रहे हैं, वो रेशो ले लेंगे। तो एसेट माइनस लायबिलिटी और उसको उस रेशो में हम लोग ले लेंगे। तो इसका मतलब एक तरह से हम कैपिटल का वो रेशो ले रहे हैं, अपने कैपिटल का वो रेशो ले रहे हैं जो कि एक तरह से हमारा जो अपना जो बुक कैपिटल है, बुक कैपिटल का हम रेशो ले रहे हैं ऑफ द इक्विटी शेयर्स वैल्यू।
So therefore, that is the book value, or what we are calculating here is the book value of that particular share, and that would become, and वही जो book value है उसी को हम fair market value मान लेंगे उस unquoted share की. अच्छा, C में क्या लिखा है? C में है कि the fair market value of unquoted shares and securities other than the equity shares in a company which are not listed in any recognized stock exchange. ऐसे अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड नहीं है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, shall be estimated to be the price it would fetch if sold in the open market on the valuation date, and the assessee may obtain a report from a merchant banker. assessee merchant banker से रिपोर्ट ले सकता है या किसी अकाउंटेंट से इसको रिपोर्ट ले सकता है in respect of such valuation. तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो अनकोटेड शेयर्स की जो बात हो रही थी यहाँ पे, तो फेयर मार्केट वैल्यू अनकोटेड शेयर्स शैल बी द वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट ऑफ द अनकोटेड इक्विटी शेयर एज डिटरमिन द वैल्यू. अब ये हो रहा है कि जो ऐसे शेयर्स हैं जो अनकोटेड होते हैं वो लिस्टेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लेकिन कोट नहीं हो रहे हैं. अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है लेकिन कोट नहीं हो रहा तो बी के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट होगी. अगर वो शेयर जो है वो लिस्टेड ही नहीं है किसी भी स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो तब वहाँ पे सी अप्लाई करेगा और वहाँ पे एक एस्टिमेट करना पड़ेगा उस प्राइस के बारे में जो ओपन मार्केट में सेल पर प्राप्त हो सकता है, और वो प्राइस जो है उसके लिए रिपोर्ट लेनी होगी एसएससी को. एसएससी में ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मर्चेंट बैंकर या फिर किसी अकाउंटेंट से इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वैल्यूएशन. अच्छा, उसके बाद हालांकि वहाँ बी और सी मेंशन्ड है, बट कुछ यहाँ पे बात कही जा रही है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब रूल 1, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो सेक्शन 56 के पर्पज से कुछ वर्किंग यहाँ पे दी हुई है, उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज हमारे पर्पज से हमने जो वर्किंग देखी है वो देखनी थी, वो हमने देख ली, क्योंकि उसमें 11 यूए के 1C के अंतर्गत जो बी और सी सब क्लॉज हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और वो हमने देख लिए. बी क्लॉज इस बारे में जो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के बारे में और सी क्लॉज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में है. सो वी गो बैक टू 11 UAA और हमने देखा कि 11 UAA में ये बात कही गई थी कि ये जो भी वैल्यूएशन का तरीका 11 UA में दिया हुआ वही हम यहाँ पर बोरो कर रहे हैं. तो दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. नाउ वी गो टू 11 UAD, रूल 11 UAD. ओके, तो ये 11 रूल UAD जो है, इट हैज बीन इंसर्टेड बाय द Income Tax 15th Amendment Rules 2020, and this has been inserted with effect from 1/4/2020, and it shall be applicable for assessment year 2021 and the subsequent assessment years. अब यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है, what is the prescribed class of persons for the purpose of section 50CA. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि prescribed class of persons, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ ऐसे प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ पर्सन्स होंगे जिसके ऊपर ये जो सेक्शन है अप्लाई नहीं करेगा. तो लेट अस सी कि ये किन पर अप्लाई नहीं करेगा. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50CA ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि एक अनकोटेड इक्विटी शेयर है ऑफ अ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, और या फिर उसके सब्सिडरी का इक्विटी शेयर है, एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी, और या फिर उस सब्सिडरी का भी कोई सब्सिडरी है तो उसका कोई अनकोटेड शेयर है, वो अप्लाई नहीं करेगा. कहाँ नहीं अप्लाई करेगा? वेयर द ट्राइब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन मूव की है 211 सेक्शन के तहत कंपनीज एक्ट के, और उस एप्लीकेशन के वजह से उस एप्लीकेशन पर ट्राइब्यूनल ने सस्पेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को
ऐसी कंपनी के। ट्राइब्यूनल का मतलब वो ट्राइब्यूनल जिसका कि जो कि 290 के तहत जो कंपनीज का जो ट्राइब्यूनल होता है, तो कंपनीज का जो ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल ने सस्पेंड कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और अपॉइंट कर दिए हैं नए डायरेक्टर्स जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं 242 सेक्शन के तहत। तो ऐसे कंडीशन में भी 50 CA फिर लागू नहीं होगा, मतलब ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज सारे डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मिस कोट द वैल्यू ऑफ द शेयर। उसके बाद द शेयर ऑफ सच कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। वो जो शेयर है उस कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या सब्सिडरी की सब्सिडरी का जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया रहा है परसुएंट टू अ रेजोल्यूशन प्लान। एक रेजोल्यूशन प्लान के परसुएंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है विच इज़ अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल, जिस रेजोल्यूशन प्लान को ट्राइब्यूनल के द्वारा अप्रूव किया गया है अंडर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रेजोल्यूशन प्लान को ट्राइब्यूनल ने अप्रूव किया है आफ्टर अफोर्डिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ज्यूरिसडिक्शनल PCIT और द CIT। ज्यूरिसडिक्शनल PCIT या CIT को अपॉर्चुनिटी देने के बाद ट्राइब्यूनल ने खुद तय कर दिया कि ये ट्रांसफ़र जो है कितने रेट पे होगा, यानी वहाँ ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन खुद ले लिया। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल अ कंपनी शैल बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ सच अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जो सब्सिडरी की डेफिनेशन है वो इस आधार पर ली जा रही है कि इक्विटी सब्सिडरी का जो भी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी हाफ वैल्यू, कम से कम उसकी हाफ वैल्यू उसके होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी है जहाँ पे प्राइस अनकोटेड शेयर का जो प्राइस है इट इज़ नॉट लाइकली टू गो हेवायर एंड देयरफॉर ऐसे कंडीशन में 50 CA को लागू करना आवश्यक नहीं समझा जाता। इसमें कंप्लायंस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है खामखा, तो इसलिए उसको इस 11 UAD के तहत प्रावधान किया गया है कि सर्टन क्लास ऑफ पर्सन्स को हम 50 CA से बाहर रखेंगे। तो ये वो पर्सन्स है जहाँ पे जिनके केस में जब जिनकी कंपनी के केस में या जो वो ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जो कि ऐसे शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, इसके सिलसिले में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है और नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, और या फिर जो ट्रांसफ़र है शेयर्स का वो उस रेजोल्यूशन प्लान के तहत किया जा रहा है जो ट्राइब्यूनल ने अप्रूव किया। So with that we have covered 11 UAD and 50 CA इसके साथ खत्म हो जाता है, and then we go on to 50D. Now 50D says that fair market value deemed to be full value of consideration in certain cases. चंद केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। Where the consideration received or accruing as a result of the transfer of a capital asset by an assessee is not ascertainable or cannot be determined, then for the purpose of computing the income chargeable to tax as capital gains, the fair market value of the said asset. अब अगर कोई तरीका नहीं है कि वो कैपिटल एसेट जो है कितने कंसिडरेशन उस पर रिसीव हुआ था या अक्रू हुआ था उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, वो अगर पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, इट इज नॉट असर्टेन। व्हाट इज नॉट असर्टेनेबल? द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग इज नॉट असर्टेनेबल और कैनॉट बी डिटर्मिन्ड, या उसको तय नहीं किया जा सकता कितनी होनी चाहिए। तो जो इनकम चार्जेबल को कंप्यूट करना है अगर कैपिटल गेन्स के तहत, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ऑफ द सेड एसेट on the date of the transfer shall be deemed to be the full value of the consideration, और वो fair market value full value of consideration मानी जाएगी। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में तो हमने कह दिया स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू एंड ऑल दैट 50 CA में। उसके बाद हमने आगे 50 C में और 50 CA में हमने अनकोडेड शेयर्स की बात कर दी। इसके अलावा भी ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जिसका कि
कंसिडरेशन कितना प्राप्त हुआ था जानने का कोई तरीका, एसरटेन करने का तरीका नहीं है, मतलब जो करेक्ट कंसिडरेशन उसको जानने का तरीका नहीं है, या तय नहीं किया जा सकता है कि कितना कंसिडरेशन प्राप्त हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में फेयर मार्केट वैल्यू ली जा सकती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू लेने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू का वर्ड का जो मीनिंग है एज इट इज डिफाइंड इन अदर सेक्शन 2, तो उसके बारे उस हिसाब से कि जो भी वैल्यू उसकी ओपन मार्केट में वो फेच करेगा वो वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एसेट की क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, और फिर उसको लेना होगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू एसएससी ने दिखाई है कि चेक से इतना पेमेंट हो रहा है वही लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन बशर्ते ये कि उसका कंसिडरेशन कितना था ये पता ही ना लगाया जा सके या तय नहीं किया जा सके। तो तय नहीं किया जा सकना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केवल जो मटेरियल सामने एसएससी दे रहा है उससे हम तय नहीं कर सकते, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू जाके देख लेंगे। उसके बाद एडवांस मनी रिसीव्ड, where any capital asset was on any previous occasion the subject of negotiations for its transfer. Any advance or other money received and retained by the SSE in respect of such negotiations shall be deducted from the cost for which the asset was acquired, or the written down value of or the fair market value as the case may be, in computing the cost of acquisition. Shall be deducted from the cost for which the asset was acquired. तो क्या है कि यहाँ पे अगर जो भी कैपिटल एसेट है वो पहले ओकेजन पे यानी पहले उसमें नेगोशिएशन हुआ था उसके ट्रांसफ़र के लिए, और उन नेगोशिएशंस में कोई एडवांस मनी ले लिया गया था। क्या कई बार ऐसे होता है, जैसे कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने का नेगोशिएशन होता है, उसमें कोई अमुक राशि या कोई एडवांस मनी वो दे दिया जाता है कि ठीक है ये राशि दे रहे हैं, आगे हम लोग एग्रीमेंट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी एडवांस या कोई दूसरा मनी जो रिसीव किया गया है और एसएससी के द्वारा वो अपने पास रखा गया, रिटेन किया गया है, ऐसे नेगोशिएशंस के रिस्पेक्ट में रखा गया है, तो उस एडवांस मनी या दूसरे मनी को जो प्राप्त किया गया है उसको डिडक्ट किया जाएगा। जो भी एडवांस प्राप्त हुआ था उसको किससे डिडक्ट किया जाएगा? जो भी कॉस्ट उस एसेट की थी, यानी एसेट को एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे एक्वायर किया गया, तो एक तरह से यहाँ पे कॉस्ट कम होती जा रही है, यानी वो अमाउंट जो है एक तरह से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जुड़ जा रहा है। तो या तो हम उसको कॉस्ट से कम कर देंगे, या रिटर्न डाउन वैल्यू से कम कर देंगे, या फेयर मार्केट वैल्यू से कम कर देंगे, जैसा भी केस हो, क्योंकि कहीं पर हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है, कहीं रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी हम ले रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने में अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं, चाहे हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं उस तारीख को जब भी वो खरीदा गया था, तो कॉस्ट उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम घटा देंगे ये एडवांस की राशि। दिस परफेक्टली फाइन, क्योंकि वो जो एडवांस की राशि इट इज लाइक ए फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, और फिर हमको रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। Provided that where any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiations for transfer of capital asset has been included in the total income of the assessee, बशर्ते ये कि अगर वो राशि जो एडवांस के रूप में मिली थी और अदरवाइज मिली थी नेगोशिएशंस के दौरान, किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के नेगोशिएशंस के दौरान मिली थी या उसके कोर्स में मिली थी, तो उस राशि को टोटल इनकम में दिखा दिया गया है, has been included in the total income of the assessee किसी भी previous year की, in accordance with section 5629 के प्रावधानों के अनुसार उसको ऑलरेडी टैक्स करा दिया गया है। then such sum shall not be deducted, तब उस राशि को डिडक्ट नहीं किया जाएगा कॉस्ट से for which the asset was acquired,
or the written down value or the fair market value as the case may be. तो 5629 में अगर वो टैक्स करा दी गई है तो 5629 को भी एक बार देख लेते हैं. 56.2 का 9 है 5629 है कि any sum of money which is received as an advance or otherwise in the course of negotiations for transfer of a capital asset. अब उस राशि को एडवांस कहा जा रहा है या कुछ और ट्रांजेक्शन की राशि कहा जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन राशि रिसीव की गई है इन कोर्स ऑफ द नेगोशिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट एंड इफ सच सम इज फॉरफिटेड, उसको जब्त कर लिया जाता है कि अब वापस नहीं करें. कि मान लीजिए कि हमने कोई नेगोशिएशन किया, उसमें एडवांस मिला, दूसरी पार्टी ने बाद में जो एडवांस दिया गया था जिन टर्म्स में उसको माना नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो दैट अमाउंट इज फॉरफिटेड एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, और उन नेगोशिएशन से वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होता है अगर, तो ऐसे कंडीशन में वो जो सम ऑफ मनी था एडवांस के रूप में, दैट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स. और ये जब यहाँ पे टैक्स करा दिया जाएगा, in that case it will not be reduced from the cost of its acquisition under section 51, और अगर वो नहीं दिखाया गया then it has to be reduced from the cost of acquisition, whether it is the cost for which asset was acquired or the fair market value or the written down value as the case may be. Now we come to section 53. Section 53 is already deleted. Let us see where we can go from here, because section 54. So we will be studying from section 54 onwards, because these are certain benefits that are offered to people who are buying property for residential purpose, and for them certain benefits have been offered under the head capital gains, and we'll be doing this in our next lecture from tomorrow onwards at 10:15. So we come to the end of this session.